Dear students, in this video lecture session, we discuss about design of circular tank with rigid joint between floor and wall, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर टैंक विथ रिजिड बेस। इस तरह के टैंक के अंदर जैसे हमने पिछला केस देखा कि उसमें जो बेस स्लैब होती है और जो टैंक की वॉल होती है वो क्या नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। वहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एक फ्लेक्सिबल जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड टाइप ऑफ दिस टैंक, जिसमें क्या होता है, जो हमारा बेस है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई हमारा टैंक है जिसमें ये टैंक की क्या है, वॉल है, ये हमारी क्या है, टैंक की वॉल है, और ये हमारा टैंक का बेस है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में फिक्स होंगे। ड्यू टू दिस रीज़न यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, तो वो हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट वन हम समझते हैं इसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर, कि इसमें किस तरह का स्ट्रक्चरल बिहेवियर होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि टैंक का बेस जो है वहाँ पर फ्लेक्सिबल होने की वजह से यहाँ पर जो वॉल होती है उस पर सिर्फ हुप टेंशन वर्क करता है। लेकिन इस तरह के टैंक के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हुप टेंशन प्लस कैंटिलीवर एक्शन वर्क करता है। ड्यू टू दिस फिक्स बेस, यहाँ पर जो हमारा लोअर पोर्शन ऑफ द टैंक रहता है वो कैसा एक्ट करता है, एज अ कैंटिलीवर एक्ट करता है। तो इट्स जस्ट लाइक अ दिस। और जो अपर पार्ट होता है वो किस तरह से एक्ट करता है, वो अंडर दी हुप टेंशन वर्क करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि जो इंटरनल प्रेशर इस वॉल के ऊपर एक्ट कर रहा है उसकी इंटेंसिटी अगर हम बाय अप्रॉक्सीमेट मेथड देखें, तो हमने क्या अप्रॉक्सीमेट मेथड के थ्रू देखे, तो अकॉर्डिंग टू अप्रॉक्सीमेट मेथड, ठीक है, जो यहाँ पर हमारा हाइट पोर्शन है, हम क्या करते हैं, ये जो हाइट है अवेलेबल, इसमें बाय h/3 ऑफ द हाइट, h/3 और 1 मीटर हाइट तक ये कैसा एक्ट करता है, एज अ कैंटिलीवर एक्ट करता है। और जो ये रिमेनिंग हाइट रहती है, रिमेनिंग हाइट हमारे पास कितनी बची है, 2h/3 है, जिसको हम बोल सकते हैं कैपिटल H माइनस H। ठीक है, अगर ये हमारी हाइट कितनी हुई, अगर इसको हम स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारी रिमेनिंग हाइट कितनी बची, h माइनस एच। और इसको हम कितना ले सकते हैं, h/3 या 1 मीटर, दोनों में से जो भी हमारा मिनिमम केस फॉलो करेगा, या तो 1 मीटर या h/3, उन दोनों में से हम सेलेक्ट करेंगे। अगर लोड पैटर्न की अगर हम बात करें, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न रहता है वो किस इस तरह से आपको मिलेगा। इट मीन्स कि अप टू दी h/3 हाइट जो होगी, यहाँ पर हमारा जो एक्शन वर्क करा होगा, इस पर बेस पर अगर हम देखें तो बेस पर हमें कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, गामा एच, वेयर गामा इज यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें मैक्सिमम वैल्यू हुप टेंशन की, तो ये यहाँ पर हमें कितनी मिलेगी, अगर ये टी मैक्स होता है, अगर हम इसे किससे डिनोट करते हैं, टी मैक्स, टी मैक्स, तो टी मैक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, गामा एच कैपिटल एच माइनस एच इंटू T/2। ये किस पोर्शन के लिए बात कर रहे हैं, जहां हमारा हुक टेंशन वर्क कर रहा है। इट मीन्स कि ये जो रिमेनिंग हाइट है इसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं। और अगर सिमिलर केस में अगर यहाँ पर हम देखें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंटिलीवर एक्शन वर्क कर रहा है, जिसे हम क्या मानेंगे, कैंटिलीवर एक्शन वर्क कर रहा है, जिसके प्रेशर की वैल्यू दिस है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बाय अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस हम यहाँ पर इस तरह के टैंक को एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं मेथड्स ऑफ एनालिसिस या मेथड्स ऑफ
design. Next is methods of design. Methods of design. मेथड्स ऑफ डिज़ाइन की बात करें तो जो हमारी फर्स्ट मेथड है इस तरह के टैंक्स को डिज़ाइन करने के लिए, वो कहलाती है हमारी रेजनर्स मेथड. Second one is approximate method. Approximate method. Third one is Carpenter's method. ठीक है. एंड फोर्थ वन अगर हम बात करें तो फोर्थ मेथड इज, फर्स्ट वन दिस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मेथड की बात करें तो फोर्थ मेथड इज आईएस कोड मेथड. आईएस कोड मेथड. ठीक है. ये इन चारों मेथड से आप इस तरह के टैंक्स को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं. अगर हम बात करें किसके केस में, अगर हम रेजनर्स मेथड की बात करें या कारपेंटर मेथड की बात करें तो ये दोनों ही मेथड में क्या होते हैं, हमें कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू मिलती है जिनकी पर्टिकुलर हमें जिनको हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, टैंक के डिफरेंट कंपोनेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं. इसके लिए आपको टेबल्स रिक्वायर रहेंगी. ठीक है. सिमिलरली अगर हम आईएस कोड की मेथड की बात करें तो इसके लिए जो हम कोड यूज़ करते हैं विच इज़ आईएस 3370 1967 पार्ट 4, ये कोड हम यूज़ करते हैं. ये अकॉर्डिंग टू दिस कोड हमें डिफरेंट कोफिशिएंट मिलते हैं फॉर shear एट द बेस, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तो फर्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे बाय द अप्रॉक्सीमेट मेथड. तो एक हम डिज़ाइन एग्जांपल देखते हैं जिसे हम किसके थ्रू करेंगे, बाय अप्रॉक्सीमेट मेथड. तो चलिए स्टूडेंट, जो हमने लास्ट क्वेश्चन लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था वही क्वेश्चन हम किससे डिज़ाइन करेंगे, बाय द अप्रॉक्सीमेट मेथड. सो अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो फॉलोइंग डेटा जो है हमें मिलेगा. कौन कौन सा डेटा जो है हमारे पास क्या है हमें गिवन. अगर ये डेटा गिवन ना हो तो आप डायरेक्टली उसे कैलकुलेट कर सकते. तो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा कि हमारा डी कितना था, डायामीटर ऑफ द टैंक 5.1 मीटर. ये लास्ट क्वेश्चन, हम उसी को वापस इस मेथड से कर रहे हैं. हाइट की बात करें तो 5.0 मीटर. सिमिलरली तो इस डेटा के साथ हमें क्या करना है, उस टैंक को डिज़ाइन करना है. M25 ग्रेड हमने यूज़ करा था एंड Fe415 या HYSD बार्स हमने यूज़ करे थे. तो इसके लिए जो स्टेप्स होंगे, तो नेक्स्ट वन इज डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स. फर्स्ट हम वो डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करेंगे जो ड्यूरिंग डिज़ाइन हमें यूज़ होंगे. डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स. सो डिज़ाइन कॉन्स्टेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन से वाले यूज़ कर रहे हैं, WSM मेथड्स में जो हम यूज़ करते हैं. WSM मेथड अगर आपको याद होगी स्टूडेंट, तो WSM मेथड के अंदर आपने देखा कि आप क्या करते थे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करते थे. डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के साथ साथ हमें लीवर आर्म भी रिक्वायर होता था. तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, वापस यहाँ फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए देखते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यू रिक्वायर होंगी. तो इसके लिए जो सबसे पहले वैल्यू हमें रिक्वायर होगी, आइए हम देखते हैं. तो उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस, या जिसे हम डिनोट करते हैं बाय दी के.
के की वैल्यू क्या होती है, एम सिग्मा सी बी सी अपॉन में एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, ठीक है, विच इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट कांस्टेंट इज जे, नेक्स्ट कांस्टेंट इज जे, ठीक है। जे की जो वैल्यू है, जे को आप क्या समझ लीजिए, जे इज लीवर आर्म, सो जे इज 1 माइनस के बाय 3, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्यू, या जिसे हम नोट करते हैं आर से। These three are the constants values which is used in the design of this tank. So is half K J and sigma CBC. तो इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने कुछ डिज़ाइन कांस्टेंट भी यूज़ करे थे, जिसको हमने कोड से वैल्यू ली थी, किसकी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यूज़ हमने ली थी। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यू नहीं बोलेंगे हम उसे बोलेंगे परमिसिबल स्ट्रेसेस। सो परमिसिबल स्ट्रेसेस की जो वैल्यू हमने लास्ट देखी थी वो क्या क्या थी, अगर हम देखें यहाँ पर, तो फर्स्ट इज सिग्मा CBC। सो M25 ग्रेड के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 8.5 न्यूटन पर mm², ठीक है। इसी तरीके से सिग्मा CT की बात करें, डायरेक्ट टेंशन में बात करें, तो विच इज 1.3 न्यूटन पर mm²। और नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके लिए, सिग्मा ST, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील इन टेंशन, यहाँ पर ये कितनी वैल्यू थी, 130 न्यूटन पर mm²। तो स्टूडेंट ये वैल्यू जो है हम अभी तक फाइंड कर चुके हैं बाय दी IAS कोड। अब हम देखिए ये कांस्टेंट की वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि m की वैल्यू जो थी हमारी, m की वैल्यू कितनी आई थी पिछले क्वेश्चन में, m इज 11। सो फर्स्ट हम देखते हैं, सो 11 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8.5 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 8.5 प्लस सिग्मा ST की बात करें तो सिग्मा ST इज 130, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाती किसके लिए, K के लिए, विच इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 0.418, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें J के लिए, तो J इज लीवर आर्म 1 माइनस 0.418 डिवाइडेड बाय 3, ओके। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारी वैल्यू निकल कर आती है, लीवर आर्म की वैल्यू 0.87, ठीक है। एंड R इज, जिसे आप RU से RU की वैल्यू बोलते हैं, हम जैसे MU की वैल्यू निकालते हैं LSM के अंदर, MU इज इक्वल्स टू अल्टीमेट मोमेंट या लिमिटिंग मोमेंट, MU इज इक्वल्स टू RU/BD²। सो वेयर RU इज कांस्टेंट, तो सेम RU यहाँ पर ये जो R है वो वही कांस्टेंट है, तो इसको भी हम देख लेते हैं 1। K की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 0.418 मल्टीप्लाई बाय J की वैल्यू 0.87 एंड मल्टीप्लाई बाय सिग्मा CBC विच इज 11, ठीक है। सिग्मा CBC की वैल्यू 8.5, ठीक। तो यहाँ से ये हमारी R की वैल्यू निकल कर आती है 1.527। तो यहाँ स्टूडेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं कौन कौन सी वैल्यू, ये 3 कांस्टेंट हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। ये 3 कांस्टेंट हमें कहाँ यूज होंगे, जब हम आगे डिजाइन पार्ट देखेंगे। सो इन नेक्स्ट स्टेप वी कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एंड हुक टेंशन। बेंडिंग मोमेंट एंड
हुप टेंशन। ठीक है। सो मैक्सिमम हुप टेंशन हमने अभी देखा कि इस तरह के टैंक के केस में जो मैक्सिमम हुप टेंशन होता है वो किस हाइट पर वर्क करता है? मैक्सिमम हुप टेंशन एट हाइट ऑफ h माइनस h, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं हमारी h/3 डिस्टेंस की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को अगर हम एक तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करें, तो ये जो हाइट होती है जहाँ तक हम कैंटिलीवर एक्शन को कंसीडर करते हैं इन अप्रोक्सीमेट मेथड, वो कितनी होती है? h/3 या 1 मीटर। यहाँ तक हम किसको ले रहे हैं? कैंटिलीवर एक्शन को। और जो हुप टेंशन को कंसीडर कर रहा है वो किस हाइट पर कंसीडर कर रहे हैं? h माइनस h। ठीक है, ये हमारी स्मॉल h हाइट और टोटल हाइट इज कैपिटल H। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है हमें यूज़ करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। सो फर्स्ट वन इज h माइनस h। तो h हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कैपिटल H। सो h इज इक्वल्स टू स्मॉल h, क्या हो जाएगा हमारा? h/3 और 1 मीटर। सो h/3, टोटल h हमारी कितनी है? टोटल हाइट हमारी कितनी है? 5 मीटर हाइट है, 5.0 और 1 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आती है? 1.66। यानी मिनिमम हमें कितना यूज़ करना है? 1 मीटर यूज़ करेंगे या हम कितना लेंगे उसे? 1.66। यानी कम से कम हम कितना ले सकते हैं? 1 मीटर हाइट ले सकते हैं। तो इस केस में हम किसको लेंगे? 1.66। ठीक है, इन दोनों में से जो भी मैक्स वैल्यू होगी। सो मैक्सिमम हुप टेंशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हुप टेंशन, जिसे हम डिनोट करते हैं बाय टी मैक्स। ठीक है, तो हुप टेंशन की वैल्यू, तो बेस पर अगर हम प्रेशर की वैल्यू देखें तो बेस पर हमें कितना मिल रहा है? गामा एच। अब सिमिलर हम इसको क्या कर सकते हैं? हुप टेंशन, तो ये क्या हो जाएगा? गामा एच, फर्स्ट वन इज गामा, और एच यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर हमारा एच, ये वाला हम हाइट यूज करेंगे, एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, और ये हुप है इसलिए d/2 यानी रेडियस, अबाउट रेडियस। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम टी मैक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गामा की वैल्यू हमें कितनी यूज़ करना है? 9.8, आप 8 इंटू 5 माइनस हमारा स्मॉल एच कितना है? 1.66 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? डी की वैल्यू इज 5.1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम हुप टेंशन की वैल्यू मिली, किसको? जिसको हम डिनोट करते हैं टी से, विच इज 83.5 किलो न्यूटन इज मैक्सिमम। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस बेंडिंग मोमेंट को, तो ये तो हमने देखा कि यहाँ तक क्या वर्क कर रहा है? इस हाइट तक, h माइनस h तक तो हुप टेंशन एक्ट कर रहा है, लेकिन इस बीच नीचे वाली हाइट पर क्या एक्ट कर रहा है? कैंटिलीवर मूवमेंट एक्ट कर रहा है। ये कैंटिलीवर मूवमेंट की अगर हम बात करें, सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अप टू दी कैंटिलीवर हाइट, तो कैंटिलीवर हाइट हमारी कितनी हो जाएगी? कैंटिलीवर हाइट है हमारी 1.66, तो उसको भी हम देख लेते हैं। सो मैक्सिमम मोमेंट m इक्वल्स टू अप टू द कैंटिलीवर हाइट विच इज हाफ गामा h, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय h इंटू h/3। ये कहाँ पर एक्ट करेगा? h/3 पर एक्ट करेगा। सो इसको हम देख लेते हैं कितनी हो रही है हमारी वैल्यू। सो 1/2 गामा h 9.8
इंटू एच हमारा कितना है 5.0, स्मॉल एच की वैल्यू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 1.66/3। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिलती है कितनी, 22.6 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर हाइट के लिए। ठीक है, तो हम ये हुक टेंशन और मोमेंट की वैल्यू को यूज करते हुए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशंस। तो डायमेंशन में फर्स्ट हम क्या चाहिए, हमें डायमेंशन तो हमने टैंक के निकाल लिए, हमें सेक्शन का साइज चाहिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं थिकनेस ऑफ वॉल रिक्वायर्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट इज thickness of wall required थिकनेस की वैल्यू देखिए। ठीक है, तो आप सभी को ये पता है कि m इज इक्वल्स टू हम क्या यूज करते हैं लिमिटिंग मोमेंट के लिए RU/BD²। ठीक है, अब यहाँ पर d के रिस्पेक्ट में क्या है, t है, मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, R इंटू बी इंटू टी स्क्वायर। तो t हमें फाइंड आउट करना है, तो t इक्वल्स टू √of m/RB। ठीक, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट हम। तो यहाँ से हमें t का फॉर्मूला मिल जाता है, t को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी थिकनेस, रिक्वायर्ड थिकनेस देख लेते हैं। सो m इज 22.6, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट करा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमने फाइंड आउट करा है 22.6 इंटू 10⁶, क्योंकि ये किलो न्यूटन मीटर है, इसे हम न्यूटन mm में चेंज कर रहे हैं। r की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, r इज 1.527 मल्टीप्लाई बाय v, हम किसके लिए लेंगे, 1 मीटर के लिए लेंगे, तो विच इज 1000। सो यहाँ से हमें t की वैल्यू जो मिलती है वो कितनी हो जाती है, 122 mm। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिनिमम जो थिकनेस प्रोवाइड करना है वो कितनी प्रोवाइड करना है, 122 mm हमें प्रोवाइड करना है। तो हम इसके लिए एक थिकनेस प्रोवाइड करते, सो प्रोवाइडिंग टोटल थिकनेस विथ कवर, यानी टोटल थिकनेस of 180 mm with an effective cover of 30 mm। ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 30 mm कवर के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारी एक्चुअल थिकनेस कितनी हो गई है, यहाँ पर हमारी थिकनेस t, या जैसे हम स्मॉल d से डिनोट करें अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 mm का कवर, इट मीन्स कि इफेक्टिव डेप्थ थिकनेस है, इफेक्टिव डेप्थ कितनी निकल कर आए, 150 mm इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में हमने प्रोवाइड करी है। अब सेक्शन की अगर हमें मिल गई है, तो सेक्शन के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, हम इसके लिए स्टील निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड है उसके बेस पर हम प्रोवाइड करेंगे। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड हम देख लेते हैं। सो AST रिक्वायर्ड, ये कितना हो जाएगा, m/σ ST इंटू J इंटू D। ठीक है, D इज 150 mm। सो m की वैल्यू कितनी आई है, 22.6 इंटू 10⁻3। ठीक है, और अगर हम इसको बोले क्या, ठीक है, 130 0.86 मल्टीप्लाई बाय 150, तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर कितना मिलता है, 1348 mm
स्क्वायर, ये हमें एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर मिल गया है। ठीक है, तो हम जो है बार यूज़ कर लेते हैं कोई, तो यूजिंग 16 mm डाया बार। अब अगर हम 16 mm डाया बार यूज़ करें तो इसके केस में हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी स्पेसिंग। सो स्पेसिंग क्या हो जाएगी, स्पेसिंग इक्वल्स टू A5 यानी एरिया ऑफ सिंगल बार डिवाइडेड बाय AST यानी जितना हमें रिक्वायर है फॉर 1 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो π/4 इंटू कितना 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1348 और मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 मीटर के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम इसकी स्पेसिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें स्पेसिंग जो मिलती है वो हमें स्पेसिंग की वैल्यू कितनी मिलती है, 149 mm। ठीक है, 149 mm को हम अप्रॉक्स करके लेते हैं 140 mm। सो प्रोवाइडिंग 16 mm डाया बार एट द रेट ऑफ 140 mm। ठीक है, सेंटर टू सेंटर। अब कैंटिलीवर एक्शन है इसलिए हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे इसे, ऑन इनर फेस, इनर फेस पर। ठीक है, और इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, वर्टिकल, यानी वर्टिकली अप टू a height of कितनी 1.6 मीटर, जो हमने निकाली थी 1.66 मीटर फ्रॉम बेस, बेस से प्रोवाइड कर रहे हैं हम इसे। ठीक है, अब कर्टेलमेंट के लिए क्या करेंगे हम, इन बार को कंटिन्यू करने के लिए हाफ बार को क्या कर देंगे, कर्टेल, हाफ बार कर्टेल्ड एट अप टू फुल हाइट, यानी आधे बार जो होंगे वो हम फुल हाइट तक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वहाँ स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, 280 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या चेक कर सकते हैं, डेवलपमेंट लाइन चेक कर सकते हैं। डेवलपमेंट लाइन चेक कर लेते हैं, आइए चलिए डेवलपमेंट लाइन चेक कर लेते हैं। सो डेवलपमेंट लाइन क्या होता है हमारा, LD इज इक्वल्स टू 5 सिग्मा ST अपॉन में 4 टाउ BD, यानी बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, सो यहाँ पर हमने बार कितना यूज़ करा है, यहाँ पर अगर हम बार देखें, सो यहाँ पर हम बार यूज़ कर रहे हैं कौन सा, 12 mm डायमीटर। ठीक है, सो यहाँ पर वो जो हमने इसको 16 कर दिया, बट इसे करेक्शन कर लिएगा, 12 mm डायमीटर, और यहाँ पर भी 12 mm डायमीटर। सो 12 mm डायमीटर के केस में यहाँ पर हम कितना लेंगे इसे, 12 mm डायमीटर, और सिग्मा ST की वैल्यू कितनी दी गई है, 134। अब अगर टाउ BD की बात करें तो टाउ BD की जो वैल्यू मिलती है, बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो मिलेगी हमें, वो कहाँ से मिलेगी, एज पर कोड मिलेगी। तो कोड में ये जो वैल्यू दी गई है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, हमें IS कोड में वो वैल्यू मिलेगी। तो हम IS कोड से इस वैल्यू को देख लेते हैं। तो यहाँ पर टाउ BD की हमें अलग अलग वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर हम कोड की बात कर रहे हैं। इस कोड के अंदर टेबल नंबर 2 पर हम आए, टेबल नंबर 2 पे हमें डिफरेंट ग्रेड के लिए टाउ BD की वैल्यू दी गई। तो देखिए यहाँ पर टाउ BD अगर M25 देखें तो उसके लिए बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दी है, 0.9, 0.9। लेकिन ये वैल्यू जो है अगर हम कौन सा बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम इनको डिफॉर्म्ड बार के केस में यानी HYSD बार के केस में हम इसको कितना करेंगे, इंक्रीज 60% इंक्रीज कर लेंगे।
तो ये हम 60% इंक्रीज़ करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे 0.9 है उसको ओके इंक्रीज़ कर लेते हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाती है इंक्रीज़ करने के बाद 1.44। ठीक है, तो यहाँ पर टाउ बी डी तो मैं लिख लेता हूँ पहले 1 मिनट, 4M25 ग्रेड टाउ बी डी की वैल्यू कितनी थी 0.9। फॉर एच वाई एस डी बार इसे हम क्या कर सकते हैं इंक्रीज 60%, सो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 0.9, 60% हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है 1.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर कितना यूज़ करेंगे 1.44। अब 1.44 यूज़ करने के बाद हमें डेवलपमेंट लेंथ कितनी मिल जाती है, एल डी की वैल्यू 271 mm। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं 0.27 मीटर। तो ये जो है वो बहुत कम है किसके रिस्पेक्ट में 1.6 मीटर। तो याद रखिएगा जो आपकी कैंटिलीवर हाइट होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए डेवलपमेंट लेंथ से। अगर ये केस नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं बार को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर सेफर साइड। चलिए नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सो ये हमने किसके लिए प्रोवाइड करा था कैंटिलीवर पोर्शन के लिए। नेक्स्ट इज फॉर हुप टेंशन, सो एरिया ऑफ स्टील required for hoop tension। हुप टेंशन के लिए, सो हुप टेंशन के लिए हमने जो टी मैक्स की वैल्यू निकाली थी मैक्सिमम हुप टेंशन अप टू हाइट ऑफ h माइनस एच, वो कितना था हमारा 83.5। ठीक है, इसकी यूनिट क्या थी किलो न्यूटन। एट हाइट 1.66 मीटर पर आई थी हमारी। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील AST रिक्वायर, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर की बात करें तो ये क्या हो जाता है T अपॉन सिग्मा ST। इसको ऐसे समझ लें, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, सो एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन स्ट्रेस। So 83.5 multiply by 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी स्ट्रेस की वैल्यू आई थी स्टील के लिए 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो यहाँ से हमें एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर कितना मिला है हुप टेंशन के लिए, ठीक है 643 mm स्क्वायर। अब जो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना होता है टैंक्स के केस में, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील यानी AST मिनिमम की अगर हम बात करें, सो AST मिनिमम की वैल्यू हमारी कितनी होती है 0.35% ऑफ द सेक्शनल एरिया। ठीक है, कौन ऑफ एक्स सेक्शनल एरिया। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं 0.35, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, ठीक 1000 यानी 1 मीटर के लिए ले रहे हैं हम 1 मीटर सेक्शन के लिए, और हमारी थिकनेस कितनी है सेक्शन की 180 mm ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने देखा, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आती है 315 mm स्क्वायर विच इज़ वेरी लेस देन 643 mm स्क्वायर। सो इन दोनों में से हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कौन सा वाले वैल्यू, इनमें से दिस वैल्यू को हम इसके लिए हम प्रोवाइड करेंगे। सो इस वैल्यू के लिए अगर हम स्पेसिंग निकालें,
सो स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, स्पेसिंग, ठीक। अगर हम कौन सा बार यूज कर रहे हैं, यूजिंग 10 mm डाया बार। अगर हम 10 mm डाया बार वो क्या यूज कर रहे हैं, हुप्स के फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं जनरली हुप टेंशन के लिए रेनफोर्समेंट। सो यहां पर हम इसके लिए निकाल लेते हैं AFI अपॉन AST मल्टीप्लाई बाय 1000। AFI की वैल्यू π/4 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय AST की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट्स, AST की वैल्यू हमने इससे पहले निकाली थी तो विच इज 643 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू आई है उसको हम क्या कर लेते हैं, 100 mm मिनिमम प्रोवाइड कर देते हैं। सो प्रोवाइडिंग 10 mm डाया हुप्स यानी रिंग्स एट द रेट ऑफ 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम बेस। ठीक है, अब अगर हम 3 मीटर के ऊपर हुप टेंशन हुप स्ट्रेस की वैल्यू देखें, ये हमने कहाँ तक प्रोवाइड करा, देखिए टोटल हाइट हमारे पास कितनी है 5 मीटर। ठीक है, अगर ये टोटल हमारी क्या है हाइट है, इस 5 मीटर से 1.6 तक तो हमने इसको क्या करा, कैंटिलीवर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करा है। दूसरा फिर 3 मीटर के स्पेस तक बात करें, ठीक है, तो इस 3 मीटर तक हमने इसको क्या दिया है, हुप्स प्रोवाइड करे हैं। अब इसके ऊपर वाला जो प्रेशर है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर 0 वैल्यू थी और यहाँ पर ये लीनियरली वेरी करता हुआ जा रहा था, तो इसलिए हम इसके लिए फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि जो मिनिमम वैल्यू होगी हम उसके लिए प्रोवाइड करेंगे। इसी को हम बोलते हैं कर्टेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट। सो आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी डायरेक्ट कर्टेल भी कर सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सो हुप टेंशन एट 3 मीटर फ्रॉम बेस, अगर हम बेस से 3 मीटर हाइट पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, गामा टोटल हाइट कितनी थी 5 माइनस 3, ठीक है, 3 मीटर से ऊपर के लिए ले रहे हैं, एंड d/2 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5.1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ जो हमारी वैल्यू मिलती है वो मिलती है 49.98 किलो न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम इसके लिए क्या करें, रेनफोर्समेंट निकालें एरिया ऑफ स्टील, तो इस हुप टेंशन के लिए एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, T अपॉन सिग्मा एस टी। सो T की वैल्यू कितनी आई है 49.98 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, सिग्मा एस टी की वैल्यू हमारी आई थी 130। सो यहाँ पर हमें ये जो वैल्यू मिलती है ये कितनी होती है 385 mm स्क्वायर। ठीक है, और अभी हमने AST मिनिमम निकाला था, AST मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी आई थी 315 mm स्क्वायर। तो देखिए ये मिनिमम से कम है, लेस यानी मिनिमम से ज़्यादा है, ये वैल्यू हमारे मिनिमम इस कंपेयर में लेस है, तो हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे, ये वाला ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको देखें तो ये जस्ट क्या हो गया, हाफ हो गया, वहाँ पर कितना था 600, हमारा टोटल कितना मिल रहा था हमें रेनफॉल, AST की वैल्यू 643 और यहाँ पर 385। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ बार को वापस कर्टेल कर देंगे। ठीक है, सो कर्टेल हाफ ऑफ
bar 8 2 meter from top। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वहां पर हमने 100 mm पे प्रोवाइड करा था। ठीक है, तो 10 mm डाया बार एट द रेट ऑफ 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, सो रेनफोर्समेंट पूरा प्रोवाइड करने के बाद हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम इसको डिज़ाइन करने के लिए हम इसमें चेक कर लेते हैं कि जो टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट में आ रही है वो अलाउएबल से ज़्यादा ना हो। सो चेक फॉर टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट। कंक्रीट के केस में हम निकालते हैं। सो कंक्रीट के केस में जो टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा सी टी डैश इक्वल्स टू टी अपॉन 100 यानी 1000 टी थिकनेस प्लस m माइनस 1 इंटू ए एस टी। स्टूडेंट इससे पहले भी हमने फॉर्मूला देखा है ये वाला। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते 83.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 1000 टी 1000 और हमने कितना प्रोवाइड करा है इफेक्टिव 1। टोटल थिकनेस 180 mm प्लस m माइनस 1 m की वैल्यू 11 माइनस 1 ए एस टी हमारा कितना हमने प्रोवाइड करा है, ए एस टी प्रोवाइडेड आप देखेंगे तो 785 mm स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिलती है कितनी 0.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हमारा जो कोड रिकमेंड करता है, कोड कितनी रिकमेंडेड करता है अलाउएबल स्ट्रेस की वैल्यू कंक्रीट के केस में। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट 1.3। ये हमने कोड से वैल्यू को चेक करा था, अगर आपको याद नहीं है तो हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू देखें M25 ग्रेड के लिए तो ये कितनी है 1.3 डायरेक्ट टेंशन के अंदर। सो विच इज़ वेरी लेस देन 1.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा क्या है ओके सेफ। ठीक है स्टूडेंट, अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो हम प्रोवाइड करते हैं, सो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमारा हो जाएगा कि जो हम मिनिमम एरिया ऑफ स्टील मिनिमम होता है वही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ये हम कितना प्रोवाइड करेंगे ए एस टी जो मिनिमम होता है विच इज़ 0.35%। तो ये हमारा कितना निकल कर आया था 315 mm स्क्वायर। तो हम ये जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें किसके केस में, डिज़ाइन ऑफ बेस स्लैब। यहाँ मैं इसलिए इसको डिटेल में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम इससे पहले ये कर चुके हैं डिज़ाइन ऑफ बेस स्लैब। बेस स्लैब की बात करें तो बेस स्लैब क्या कर रहा है, टैंक रेस्ट कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, इसलिए जो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी हम AST मिनिमम ही प्रोवाइड करेंगे क्योंकि टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। So minimum area of steel provided which is 315 mm square in both direction। तो यहाँ आप 10 mm भी प्रोवाइड कर सकते हैं और 8 mm डाया भी प्रोवाइड कर सकते हैं बेस स्लैब के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारा हमारा क्या होता है, यहाँ से हम
उसमें जो डिटेलिंग है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि रेनफोर्समेंट डिटेलिंग हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या डाउट क्लियरिंग सेशन के अंदर हम इसकी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग को डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं या हम इसे डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।